बोर्ड के दो फेवरेट लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से दो क्वेश्चंस का सोल्यूशन गलत मेंशन। अगर आप ये दो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मिड पॉइंट का क्वेश्चन होगा। 2 to 7 मेरे पास एप्लीकेशंस होंगे मिड पॉइंट के, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रिलेटरल का, 3 ट्रेपीजियम, 4 रोम्बस और 5 ट्रायंगल। 6 और 7 क्वेश्चन जो है वो मेरे पास क्लासिकल एप्लीकेशंस होंगी मिड पॉइंट की। वीडियो को ध्यान से कंप्लीटली देखिएगा क्योंकि इनमें से ये तमाम क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो दो क्वेश्चंस जो कि गलत मेंशन हैं वो आप कॉन्सेप्ट के साथ सीख सकें और कॉन्फिडेंटली अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, ये मैंने ग्राफ ड्रा किया छोटा सा, और ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास है पॉइंट बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, मैं ड्रा करता हूँ 1 2 और ये होगा 1 2 और ये 3, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास होंगे 2, 1। ठीक है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स इसी तरह ड्रॉ करता हूँ और ये मेरे पास यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये मेरे पास बनता है 1 2 और 3, और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे पास 6, 3। अब मुझे इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है बाय द मिड पॉइंट फार्मूला। अगर मैं इसको कह देता हूँ मेरे पास है ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए, और अब मैंने इसका ये मिड पॉइंट फाइंड करना है और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्स और ये वाई हो तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी हो तो उसका क्या फार्मूला होगा। देखिए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज x1 प्लस x2/2, यानी ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, यानी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए। x1 क्या है 2, x2 क्या है 6, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आंसर आएगा 8, 8/2 इज 4 और 3 प्लस 1 4, 4/2 इज 2। यानी मेरे पास ये जो मिड पॉइंट था, इसको अगर मैं कहता हूँ C, तो इस C के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 4, 2। ये आपके पास प्रॉपर मिड पॉइंट को फाइंड करने का एक फार्मूला है, इसको देख लें। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है और हमने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 हमने इसी मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके एप्लीकेशंस होंगी क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम, रोम्बस और ट्रायंगल के ऊपर। मैं क्विकली आपको ये फिगर्स बता देता हूँ कि ये होती क्या है, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी तमाम साइड्स डिफरेंट हो, यानी 4 साइड्स हो और चारों साइड्स डिफरेंट ऑर्डर के अंदर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। मेरे पास सिंपल ये भी एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ये भी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। मेरे पास स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा और रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये मेरे पास हो गए क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है और रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, यानी 4 साइड्स ही होते हैं। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, मैं सिंपल आपको यहाँ पे ट्रेपीजियम ड्रॉ करके बताता हूँ। ट्रेपीजियम होता है जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी, सिंपल, यानी ये साइड और ये साइड, यानी कोई सी भी 2 साइड्स आप पैरेलल लेंगे और एक साइड जो है वो ज़्यादा लेंथ की होगी, तो ये मेरे पास एक ट्रेपीजियम बन जाएगा। यानी आप ये देखें, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ठीक है, और इन साइड्स को बस मैंने ज्वाइन किया तो ये मेरे पास ट्रेपीजियम बन गया। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस मेरे पास बेसिकली स्क्वायर से बनता है, यानी अगर मेरे पास हो ये स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास अगर है स्क्वायर, सिंपल ये मेरे पास स्क्वायर है और इसको अगर मैं टिल्ट कर दूं, टिल्ट से मुराद ये कि इसी के ऊपर अगर मैं इस तरह से इसको टिल्ट करूं तो ये जो फिगर मेरे पास होगी, फॉर एग्जांपल मैं जो ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास फिगर होगी, ये वाली, ये जो मैंने ब्लैक से बनाई है, ये मेरे पास रोम्बस होगा। ठीक है, ये रोम्बस है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं
और लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, जबकि स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह जैसे स्क्वायर से रोम्बस बनता है, इसी तरह आपके पास रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बनता है। यानी ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को अगर मैं टिल्ट कर दूं यानी ऐसे, तो ये मेरे पास बन जाएगा पैरेललोग्राम। यानी ये जो मैं अब ब्लैक से बना रहा हूं, ये मेरे पास होगा पैरेललोग्राम। ये मेरे पास, ये देखिए, ये मेरे पास है पैरेललोग्राम जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, जबकि पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रोम्बस के अंदर था। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया। ट्रायंगल का तो आपको पता ही है, सिंपल। इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो सा इसने हमसे वेरीफाई करवाया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3। सिंपल उसने हमें 2 पॉइंट्स और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन दे दिए हर क्वेश्चन के अंदर, और हमने इन पॉइंट्स के दरमियान में जो मिड पॉइंट है उसे फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो को पॉज करके आप कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1 2,5 और बी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 6,9। यानी आपने इसे ये सपोज करना होगा, आपने ये नाम दे दिया। अब आप कहेंगे सो या एज द मिड MP लिख लें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज सिंपल एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज, ब्रैकेट डालिए इस तरह कैप दे के, और जो A है इसको कह दें ये x1 और ये होगा y1, ये होगा x2 और ये हो जाएगा y2। फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो सिंपल आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास आ जाएगा 4, और 5 प्लस 9 मेरे पास आएगा 14 बाई 2 इज 7। तो मेरे पास जो मिड पॉइंट बनेगा ए और बी के दरमियान, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब 1 का जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। सबसे पहले सपोज करने जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपने नाम दे दिया, ये ए पॉइंट है उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो सेकंड पॉइंट था उसको आपने नाम दे दिया बी का। अब आप लिखिए द मिड पॉइंट एम पी ऑफ ए बी इज सिंपल उसी तरह x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें तो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी, ये x1 y1 x2 और y2। तो 1 प्लस 1.4 प्लस 2.6, 1.4 प्लस 2.6 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव ऑफ 1.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर बनेगा 2.6 प्लस 1.4। आप इसको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 4, यानी 4/2 3.5 माइनस जब 1.5 करेंगे यू विल गेट 2/2। सिंपल। तो आपके पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 4/2 इज 2 और 2/2 इज 1। यानी ये जो आपके पास 2 पॉइंट्स थे उनका जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,1। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जिसका सोल्यूशन गलत मेंशन्ड है, एंड के अंदर भी हम इसको लॉजिक के साथ करेंगे और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये कैसे गलत है, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। देखिए इसको और ये याद रखें। लुक एट द क्वाड्रिलेटरल, ये उसने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ABCD इन द एडजॉइनिंग फिगर EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। यानी ABCD, ये जहाँ जहाँ मैं पेन फेर रहा हूँ बता रहा हूँ, ABCD ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी यानी 4 साइड्स हैं। अब हर साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, यानी AB का मिड पॉइंट E, BC का मिड पॉइंट F, CD का मिड पॉइंट G और AD का मिड पॉइंट H। ये उसने हमें मिड पॉइंट्स बता दिए और कहता है कि जब हम इनको ज्वाइन करते हैं, इन सब पॉइंट्स को यानी EFGH को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये फिगर क्या बनेगी, ये इसका एंड है यानी। और ये याद रख लें कि जब भी आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे
तो यू विल गेट दी पैरेललोग्राम इन जनरल, ठीक है। पैरेललोग्राम आपके पास हमेशा जनरल मिलेगा और उसके बाद आपने चेक करना होगा कि क्या वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है भी या नहीं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई एफ जी एच, यानी सब के ऊपर मिड पॉइंट्स लगाने हैं तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ई एफ जी जी एच और एच, यानी इन सब को ज्वाइन करना है ऐसे लाइन के साथ, ठीक है। और फिर क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ एफ जी जी एच और एच ई, यानी ये सारे 4 डिस्टेंस फार्मूलाज लगा के इनके डिस्टेंस भी आप फाइंड करेंगे और फिर आप गेस करेंगे कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी टाइप क्या है। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया था अभी इसी वीडियो के शुरू में कि वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया अपने पास। अब देखिए मुझे इसमें ई एफ जी एच के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये मैंने ए बी सी और डी लॉजिकली थोड़े से ड्रॉ कर लिए अपने पास में। अब इसको क्विकली ज्वाइन कर लेता हूँ और हम इसे सॉल्व करते हैं, ई एफ जी एच के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखिए, ये मैं इनके लाइन सेगमेंट्स और पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ आपस में। ये ए, ये बी, ये सी जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 2,6 और डी के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास -3,2 और इसका मिड पॉइंट मेरे पास है ई, इसका मिड पॉइंट है मेरे पास एफ जो कि यहाँ पे बनेगा और ये मेरे पास होगा जी और ये होगा मेरे पास एच विल बी द माई मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड डी, ये मेरे पास हो जाएगा जी एच, ठीक है। अभी मैंने फिगर ड्रॉ कर ली। अब लिखना क्या है आपने, एज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ई है, उसके कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब लॉजिकली भी थोड़ी अगर आपने फिगर बनाई हो ना तो देखें इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, नज़र आ रहे हैं 1 2 3, ये देखें, और यहाँ से 1, तो 3,1 तो मुझे यहीं से ही नज़र आ रहा है। अब फाइंड करके भी देख लेते हैं। सिंपल x1 प्लस x2/2 यानी 5 + 1 6, 6/2 इज 3 और 2 + 0 यानी 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,1 जो कि देखिए ये मेरा आ गया। फिर था f के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं मुझे और f इज द मिड पॉइंट बिटवीन b एंड c, ये b है और ये c है, तो आप लिख लीजिए एज f इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और उसके भी इसी तरह आप x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो 5 + 2 7, 7/2 ये मेरे पास आ जाएगा और 2 + 6 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए f के। अब इसको आप देख भी लीजिए, ये मैंने ड्रॉ किए हैं 7/2, 4। अब आप देखें ये बिल्कुल 7/2 यानी 7/2 इज 3.5, तो ये देखें 3 बन रहा है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो बिल्कुल देखें यानी 3.5 और ये 4 एग्जैक्टली देखें 4 के ऊपर बन रहा है, ठीक है। अब G के आप चेक करें मिड पॉइंट्स, G के कोऑर्डिनेट्स चेक करें और वो C और D का मिड पॉइंट है, तो आप लिख लीजिए एज, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एज G इज द मिड पॉइंट ऑफ CD कर लें, ठीक है, C और D के। तो आप क्या करें, 2x1 प्लस x2/2 यानी 2 प्लस -3 यानी 2 - 3 इज -1/2 हो जाएगा मेरे पास, कॉमा 6 + 2 यानी 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। तो अब आप देखें ये बिल्कुल देखें 4 से गुजर रहा है और -1/2 पे पड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक है, यानी -1/2 0.5 के ऊपर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए -1/2, 4, ये G के कोऑर्डिनेट्स आ गए। H के भी आप लिख लें इसी तरह, एज H इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो सिंपल आप इन दोनों को ऐड करें, 1 - 3, 1 - 3 इज -2, -2/2 इज -1 सिंपल, और 0 + 2, 2/2 इज 1, तो -1,1। अब आप देख लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट बिल्कुल -1 और इसके 1 के ऊपर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख लें -1,1 इज द मिड पॉइंट। जो कोऑर्डिनेट्स हैं H के और जो कि मिड पॉइंट था A और D के। ये मेरे पास पार्ट 1 कंप्लीट हुआ जो कि मैंने ड्रॉ भी कर दिया। पार्ट 2 में इसने हमें कहा था कि आपने ये जो EFGH पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं, आप इनको आपस में इन लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन भी कीजिए
ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। तो अब आप सिंपल ये मेरे पास पेन रूलर है और मैं ब्लैक पेन से इसको ड्रॉ करता हूँ ताकि हमें थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। अब ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लैक पेन के साथ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया ई एफ को, और ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जी और एच को, ये देखें, और ये मैं ज्वाइन किया है मैंने एफ और जी को, और ये मैंने ज्वाइन किया है ई और एच को। अब मुझे बताएं, ये जो मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया है ये मेरे पास एग्जैक्टली देखें पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, ये मैं पार्ट 4 में चेक करूंगा। उससे पहले पार्ट 3 को देखें। पार्ट 3 में उसने हमें क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई, यानी 4 डिस्टेंस फार्मूलाज लगेंगे और इसको हम फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको लिखता हूँ और फिर हम इसे भी फाइंड आउट करते हैं। जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट ई एफ जी और एच जो कि मुझे फाइंड आउट करना था, ई एफ एच जी, जी एफ कह लें या एफ जी कह लें, दोनों एक ही हैं, और ई एच, 4 डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करने हैं और मुझे इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ई एफ के ऊपर। तो ई एफ का डिस्टेंस फार्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, ई एफ इज़ द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट के लिए और ये इसकी लेंथ के लिए, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैं एक आपको फार्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फार्मूला है, ये मुझे अप्लाई करना है इन सब के ऊपर। तो E और F ये क्या होगा, x1 y1 और x2 और y2, यानी मेरे पास x2 माइनस x1 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करूँगा और फिर मैं करूँगा प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 7/2 माइनस 3 जब मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा वो देखिए, 7/2 माइनस 3 1/2 आ गया। इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1/4। 1/4 लिखिए, 1/4 प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 आ गया। अब 1/4 प्लस 9 कीजिए, 1/4 प्लस 9 मैं करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 37/4, और इसका मुझे अंडर रूट भी लेना है। तो अंडर रूट ऑफ आंसर करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 37 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास आंसर आएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड और डेसिमल्स में देखता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.04, ये याद रखिएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया ई एफ का यानी डिस्टेंस फार्मूला। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ एच जी, यानी ऑपोजिट साइड्स मैं पहले देख रहा हूँ, यानी देखिए ई एफ और फिर एच जी, ये फाइंड आउट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं करूँगा एफ जी और ई एच, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ सिंपल एच जी के ऊपर जब मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगा तो वो क्या बनेगा वो देखिए, वैल्यूज़ मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, ये देखें एच और जी। एच जी के ऊपर अप्लाई करें आप सिंपल, ये मेरे पास बनेगा, एच वाले बनेंगे x1 और ये बनेंगे y1, ये बनेंगे x2 और ये बनेंगे y2। तो x2 माइनस x1 यानी सिंपल -1/2 माइनस -1, तो -1/2 -1 आपके पास क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें इस तरह, और प्लस 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 इज 3 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ -1/2 प्लस 1 या 1 माइनस 1/2 इज 1/2, यानी आप देखें 1 में से हाफ माइनस करें तो आपके पास हाफ आ जाएगा, और हाफ यानी 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4 प्लस 9। अब देखें बिल्कुल ये सेम आ रहा है 1/4 प्लस 9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 37/2 विच इज़ इक्वल टू 3.04। अभी तक तो ये ऑपोजिट साइड जो है मेरे पास इक्वल आ गई, यानी ई एफ के ऑपोजिट साइड एच जी थी, ये मेरे पास इक्वल आ गई। अब जो रिमेनिंग 2 साइड्स थी यानी एफ जी और ई एच, अब इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं। चलें एफ जी कर लें या जी एफ कर लें, एक ही बात होगी। मैं एफ जी करता हूँ तो एफ जी के ऊपर जब मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगा तो एफ क्या है मेरे पास 7/2, 4 ये x1 y1 बन जाएंगे, और g के मेरे पास x2 y2 बनेंगे, ठीक है।
यानी अब मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यानी मेरे पास बनेगा -1/2 -7/2 यानी -1/2 -7/2 का होल स्क्वायर। और फिर इसी तरह 4 - 4 इज 0 का स्क्वायर। तो आप जब इसका सोल्यूशन देखेंगे तो -1/2 -7/2 इसको सॉल्व कीजिए, -1/2 और फिर -7/2 तो आपके पास इसका आंसर आएगा जी -4 का स्क्वायर। तो -4 और ये 0 हो चुका है यानी 0 का स्क्वायर इज 0, तो यही टर्म बच गई। तो -4 का स्क्वायर इज 16 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ये मेरे पास आ गया FG। अब मुझे फाइंड आउट करना है EH के ऊपर। EH के ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें और देखें आपके पास क्या आंसर आता है। उसी तरह E और H E के होंगे x1 y1 और H के होंगे x2 y2। इस केस में अब ये x2 और ये y2 हो जाएंगे तो यानी -1 -3। तो -1 -3 इज -4 का स्क्वायर और दूसरा 1 -1 यानी 0 का स्क्वायर। तो आप देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है यानी -4 का स्क्वायर आ रहा है का अंडर रूट इक्वल टू ये इसका जब आप सोल्यूशन करेंगे -4 का स्क्वायर इज 16 का अंडर रूट आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। अब देखिए जो उसने हमें कहा था कि आपने ये 4 डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करके इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है वो मैंने कर ली। ये मेरे पास पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक जी। पार्ट 4 के अंदर मुझे इसकी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल गैस करनी है कि कौन सी टाइप है। अब क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स जो होती हैं वो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल भी होती हैं। अब जब मैं इसकी टाइप चेक करूंगा तो वो कैसे चेक करना है, सिंपल। आपके पास मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेक्टेंगल, मैं आपको पहले कंडीशंस लिखवा देता हूँ। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बहुत डिटेल में बताया था। और ये पैरेललोग्राम, ये आप देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये सबसे पहली है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी भी मेरे पास सेम ही है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन मेरे पास रेक्टेंगल के केस के अंदर होती है डायगोनल्स आर इक्वल, कि जो डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, डायगोनल्स आर इक्वल। और इसकी जो कंडीशन होती है पैरेललोग्राम के लिए वो होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करें। और डायगोनल्स बाइसेक्ट कैसे करते हैं, यानी जब आप इस किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो, यानी क्वाड्रिलेटरल की टाइप यानी पैरेललोग्राम हो, और जब मैं इसके ये डायगोनल्स, इसको डायगोनल्स कहते हैं, इन डायगोनल्स को जब मैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगा तो वो कॉमन पॉइंट आएगा मेरे पास, यानी आप उसे कहेंगे कोइंसाइड पॉइंट या सेम मिड पॉइंट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कैसे चेक करेंगे आप, सेम मिड पॉइंट होगा, ठीक है, यानी पैरेललोग्राम का सेम मिड पॉइंट होगा। और रेक्टेंगल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पे बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट है वो समझने वाला है। अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं तो मैं जब ये लेंथ और ये लेंथ, यानी इसके ऊपर मुझे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और इसके ऊपर मुझे मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब ये याद रखिए कि रेक्टेंगल के केस के अंदर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम के केस के अंदर ये देखें, अब ये लेंथ छोटी है और ये लेंथ लंबी है, और इसका भी अगर मैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर यानी मिड पॉइंट लगाऊंगा तो वो भी मिड पॉइंट सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि याद रखें कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर है मेरे पास रेक्टेंगल। तो यानी आप ये कहेंगे कि हर रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर जब मैं क्वाड्रिलेटरल की टाइप चेक करूंगा तो मुझे फिर ये वाली कंडीशन लगा के चेक करनी होगी, ये वाली नहीं, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ये पैरेललोग्राम के अंदर भी होगा और रेक्टेंगल के अंदर भी होगा। तो वो कौन सी कंडीशन जो डिफरेंशिएट करेगी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम के साथ, वो करेगी डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ और नहीं, क्या डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ है या नहीं है। तो यानी मुझे इस केस के अंदर, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ बड़ा नीट सा, मुझे इस केस के अंदर ये डायगोनल का एक मिड पॉइंट यानी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा और ये वाला डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा। यानी मैं अप्लाई करूंगा, ये मेरे पास था पॉइंट E,
ये था F, ये था पॉइंट G और ये था पॉइंट H। तो मैं एक डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूंगा एच एफ के ऊपर और एक डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूंगा ई जी के ऊपर। अगर तो वो दो लेंथ इक्वल आती हैं तो फिर तो ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो होगा मेरे पास, अगर लेंथ इक्वल आती हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास हो जाएगा रेक्टेंगल। अगर लेंथ इक्वल नहीं आती तो फिर वो मेरे पास रह जाएगा एज अ पैरेललोग्राम ही। और ये मुझे देखिए नजर भी आ रहा है जब बिल्कुल नीट ड्रॉ किया हुआ है कि ये तो है ही पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल ये तब होता है जब ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है यहाँ से, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट ना भी होता तो इस एटलीस्ट ये फिगर यहाँ आ रही होती है। मैं इस फिगर को थोड़ा सा ख़राब कर रहा हूँ, ये फिगर यहाँ आ रही होती, ऐसे होती, ये नीचे होती और ये भी ऐसे होती, फिर ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल जो है ये बन जाता है रेक्टेंगल। अभी ये तो प्योरली है ही पैरेललोग्राम। अब जस्ट मैं टू डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करता हूँ ई जी और एच एफ के ऊपर और चेक करते हैं इसकी वैलिडिटी कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल ही रहेगा या पैरेललोग्राम होगा। चलिए चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल चेक करना है। मैंने ये सारे पॉइंट्स दोबारा ड्रॉ कर लिए हैं और मुझे जस्ट डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है और उस पर मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे पास ये रेक्टेंगल आता है या ये पैरेललोग्राम ही रहेगा। एच एफ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, ये पॉइंट्स हैं एच एफ के, ये पॉइंट्स हैं, तो एच एफ ये मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, फार्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। ये मेरे पास है डिस्टेंस फार्मूला। और जब मैं एच एफ के ऊपर अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7/2 माइनस माइनस 1 यानी 7/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7/2 प्लस 1 जब मैं करता हूँ तो ये देखिए 7/2 प्लस 1, ये मैंने अंदर फ्रैक्शन को सॉल्व किया 9/2। 9/2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 81/4। 81/4 प्लस ये यहाँ पे देखिए मैं लिख लेता हूँ एक स्टेप और, 81/4 प्लस 9, ठीक है। तो 81/4 प्लस 9 जब करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 117/4 और इसका जब मैं अंडर रूट लूँगा, अंडर रूट ऑफ आंसर, तो मेरे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 13/2। और इसका अगर मैं एग्जैक्ट डेसिमल्स में आंसर देखूं तो मेरे पास आएगा 5.408, ठीक है। ये याद रखिए, ये मेरे पास आ गया एच और एफ। अब मैं फाइंड आउट करता हूं ई जी देखिए ई जी, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला ई जी -1/2 -3 -1/2 -3 का होल स्क्वायर होगा और 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा -1/2 -3 जब करूँगा -1/2 -3, तो मैं इसको करता हूँ तो आता है मेरे पास 7/2। -7/2 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 49/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 49/4 प्लस 9 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 85/4 और इसका जब मैं अंडर रूट करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 85/2 और जब मैं इसका डेसिमल में आंसर देखता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 4.6। अब ये देखिए ये और ये आपस में सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो कंडीशंस पहली जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो तो दोनों के केस में ऊपर थी। अगर डायगोनल्स इक्वल होते तो वो मेरे पास रेक्टेंगल होता। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर दोनों के केस के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर ये रह जाएगा एज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये याद रखिए। अब इस बुक के एंड के अंदर इसने इसको रेक्टेंगल लिखा हुआ है, ये मिस्टेक थी और बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, वो उसको एज इट इज़ ही देखते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हमने कैसे देखना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डिफरेंस कैसे देखना है। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे एज एच एफ इज नॉट इक्वल टू ई जी, सो डायगोनल्स are not equal, so the given type of quadrilateral is
सो द गिवन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। सिंपल, पूरा लिख लें बेशक। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हुआ। होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एग्जाम में ज़रूर आता है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस विद वर्टिसेस। अब उसने आपको एक ट्रेपीजियम के वर्टिसेस दे दिए हैं, ये सारे वर्टिसेस हैं पी क्यू आर और एस, बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट, और आपने इसको मिड पॉइंट फार्मूला से चेक करना है कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम विद वर्टिसेस बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ये आप कैसे चेक करते हैं? ये आप चेक करते हैं अगर आपके पास मिड पॉइंट सेम आ जाए, मिड पॉइंट इज सेम या कोइंसाइड, सेम मिड पॉइंट आ जाए। अब मैंने ये रफली सा पहले ड्रॉ किया था पी क्यू आर और एस, और अब मैं इसको कोऑर्डिनेट्स ग्राफ के ऊपर एग्जैक्टली प्लॉट करके देख रहा हूँ कि ये कैसे होगा। पी है मेरे पास 1,0, ये मेरे पास आ गया। क्यू है मेरे पास 6,0, तो 6,0 मेरे पास ये आ गया, यानी ये मेरे पास है क्यू, ये है पी, और आर है 7,4, यानी एक्स का 7 और वाई का 4, तो ये मेरे पास वाई का 4, ये मेरे पास आ गया आर, यानी ये वाला। और मेरे पास एस है -1,4, यानी -1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो पी क्यू मेरे पास ये आएगा, यानी ये मेरे पास है। अब देखें, ये मेरे पास एस और आर और पी और क्यू जो है ये मेरे पास पैरेलल हैं। इसको देखिएगा आप, ये दो हैं और ये मेरे पास ट्रेपीजियम है। अब वो कहते हैं कि आप इनको अगर ज्वाइन करते हैं इस तरह, ये देखें जब आप इनको ज्वाइन करते हैं अपोजिट साइड्स को, तो क्या ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ या नहीं? बाइसेक्ट का मतलब क्या था कि जब मैंने इसके आपस में अपोजिट डायगोनल्स को मिलाया तो क्या इन्होंने एक दूसरे को इक्वली काटा या नहीं? अब ये देखें, ये साइड ज़्यादा बड़ी है, ये छोटी है, इसकी ये साइड ज़्यादा लंबी है और ये साइड छोटी है, तो इस नज़र ही आ रहा है कि इन्होंने इसे बाइसेक्ट नहीं किया। ये बाइसेक्ट अगर करते तो ये मुझे कैसे पता चलता है कि इन्होंने बाइसेक्ट किया है? मिड पॉइंट मेरे पास सेम आएगा, ये आपने याद रखना है, मिड पॉइंट इज सेम, बाइसेक्ट ईच अदर, मिड पॉइंट इज सेम, या कोइंसाइड भी आप लिख लीजिए, कोइंसाइड भी आप लिख लीजिए। अब आप सिंपल क्या कीजिए कि आप फाइंड करें P और R का मिड पॉइंट, सोल्यूशन लिख लें, इधर ही लिख लीजिए सोल्यूशन। तो आप क्या करेंगे, द मिड पॉइंट MP ऑफ PR, P और R इज द मिड पॉइंट ऑफ PR इज, यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए। इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ रफ वर्क को। तो पी आर का मिड पॉइंट क्या होगा? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1,0 और आर के क्या थे? 7,4। तो सिंपल x1 + x2/2 यानी 7 + 1 यानी 8, 8/2 इज 4, 4 + 0, 4 + 0 इज 4, 4/2 इज 2। तो मेरे पास P और R के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 4,2। ठीक है, ये मुझे समझ आ गया। फिर मैं ज्वाइन करता हूँ, चेक करता हूँ S और Q, ये मेरे पास Q पॉइंट है, S और Q का मिड पॉइंट, तो आप लिखिए एज द मिड पॉइंट ऑफ S एंड Q इज, वो क्या बनेगा? आप देखिए S के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे? -1, 4। ठीक है, तो इनको ऐड कीजिए, -1 + 6 यानी 6 - 1 इज 5, 5/2 आ गया मेरे पास, और 4 + 0, 4 + 0 इज 4, 4/2 इज 2। ठीक है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। अब आप लिखेंगे एज द मिड पॉइंट्स आर नॉट कोइंसाइड, एज द मिड पॉइंट्स, पूरा लिख लीजिए, मिड पॉइंट्स आर नॉट कोइंसाइड, सो द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम do not bisect each other। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हुआ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 रोम्बस का क्वेश्चन है। इफ
द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, उसने वर्टिसेस बता दिए ए बी सी एंड डी, शो दैट इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अगेन सेम कंडीशन होगी, कोइंसिडेंस हमने चेक करनी है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, और हमने डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, यानी मुझे एक मिड पॉइंट फार्मूला और 2 डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करने होंगे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ए बी सी और डी, ए क्या है -3, -1 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो -3 -1 मेरे पास ये पॉइंट बनेगा ए -3, -1, बी 0, 0 मेरे पास ये बनेगा। सी क्या था 1, 3, 1, 1 2 3, तो ये सी मेरे पास आएगा 1, 3, और डी मेरे पास है -2, 2, यानी ये डी होगा -2, 2। अब जब मैं सिंपली इनको ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास ये एक रोम्बस बन जाएगा। और रोम्बस क्या होता है, सिंपल, जब आप स्क्वायर को टिल्ट कर देते हैं तो यू विल गेट रोम्बस। इसी तरह पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी यही फ़र्क होता है कि जब आप रेक्टेंगल को टिल्ट करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने रोम्बस ड्रॉ कर दिया। अब मुझे पता है कि ये चारों लेंथ्स ही बराबर हैं क्योंकि रोम्बस है। बेसिक कंडीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंपल, सबसे पहले चेक करना था कि बाइसेक्ट करते हैं या नहीं, यानी जब मैं इसका ये वाला डायगोनल्स, एक डायगोनल यानी ए और सी और दूसरा बी और डी जब ड्रॉ करूँगा तो ये इक्वल इन लेंथ आपस में एक दूसरे को काटेंगे या नहीं, ये तो मुझे यहाँ पे ही नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ही एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और अब हम इसके ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगा के चेक करेंगे। 2 मिड पॉइंट फार्मूलाज अप्लाई होंगे। मैं लिखूँगा द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी क्या होगा, ए सी इज सिंपल -3 -1 -3 -1/2 -1 +3 3/2। तो मेरे पास इसका क्या आंसर आएगा, -3 -1 यानी -4/2 इज -2, और इसका क्या आएगा 3 -1 2/2 इज 1। तो मेरे पास एक ए सी का जो मिड पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा -2, 1। ये मेरे पास पॉइंट आ गया सिंपल ए और सी का। अब मैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करूँगा बी और डी का, तो आप लिखिए द मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज सिंपल। आप इन दोनों को बी और डी को चेक करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, वो ये हुई है कि मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिंपल -3 और प्लस करना था, यानी -3 + 1 जब मैं करूँगा तो -3 + 1 इज -2 -2/2 इज 1, यानी मेरे पास आ जाएगा -1। ये मेरे पास पॉइंट होगा और ये मुझे नज़र भी आ रहा है, देखिए -1 और ये 1, ये पॉइंट बन रहा है। अब जो सेकंड पे मैंने अप्लाई करना है, द मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज, बी और डी पे मिड पॉइंट पे फार्मूला लगाइए। सिंपल x1 + x2/2 यानी -2 + 0/2, ये -1 ही आ जाएगा, 2 + 0 यानी 2/2 इज 1। तो देखिए मेरे पास ये दोनों मिड पॉइंट जो हैं वो सेम आ गए। तो अब आप क्या लिखेंगे, एज द मिड पॉइंट्स आर सेम एंड कोइंसिडेंट, so the diagonals of rhombus bisects each other, so the diagonals of rhombus bisects each other। अब जो इसका सेकंड पार्ट था कि मुझे डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करके मुझे इन डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड आउट करनी थी, और वो हमेशा डिफरेंट है। ये देखिए ना, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो मुझे एक डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है ए सी के ऊपर और एक करना है बी डी के ऊपर। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करता हूँ ए सी के ऊपर। तो ए सी की मेरे पास क्या लेंथ आएगी, सिंपल √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास आएगा 1 -3 यानी 1 माइनस फार्मूले का और -3 यानी 1 + 3। तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 3 इज 4 यानी 4 का स्क्वायर, और 3 - -1 यानी 3 + 1 यानी 4 का स्क्वायर। फिर से देखिए 1 - -3 यानी 1 + 3
इज़ 4, 4 का स्केयर, और 3 माइनस माइनस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी 4 का स्केयर, तो ये दोनों मेरे पास आ जाएंगे 4 के स्केयर, तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 32, यानी ए सी जो आएगा वो मेरे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 32, और ये मुझे ये फाइंड आउट कर लिया। आप देखिएगा कि ए सी की लेंथ जो है वो ज़्यादा आएगी, यानी अंडर रूट 3 जो है ये वैल्यू आई है मेरे पास, ये एक लार्जर वैल्यू होगी देन बी डी के डिस्टेंस से। अब मैं बी डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करता हूँ। बी के हो जाएंगे मेरे पास x1 y1 और डी के हो जाएंगे मेरे पास x2 y2, तो मेरे पास d -2, और b हाई मेरे पास 0, तो सिंपल -2 - 0 यानी -2 का स्केयर, और 2 - 0 यानी 2 का स्केयर जब मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 + 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8। अब देखिए मेरे पास कि ये एक लार्जर वैल्यू है और ये एक स्मॉलर वैल्यू है। इस तरह से मैंने ए सी और बी डी जो मेरे पास लेंथ ऑफ ईच डायगोनल थी वो भी फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और ये याद रखिएगा ये जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी जान कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं छोड़ेगा। उसकी एक रीज़न कि जब भी आप ट्रायंगल को, ये एक थ्योरम भी है ये याद रखें, जब भी आप ट्रायंगल को किसी भी दो साइड्स को आप मिड पॉइंट से कट करते हैं और एक लेंथ फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ज़रा, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक थ्योरम है ये याद रखें, आप उसकी कोई सी भी दो साइड्स लेते हैं और उनके मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपने पहले ज्वाइन कर लिया। अब ये जिन दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया था ना, ये हमेशा जो तीसरी लेंथ बच जाएगी उसके ये हमेशा पैरेलल होगी। पहली बात पैरेलल होगी, ठीक है। अब मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं। और दूसरा, ये लेंथ इस लेंथ के हाफ होगी। ये आपने याद रखना है, ये एक थ्योरम है। अब फॉर एग्जांपल इसी फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ दोबारा, ये मेरे पास सेम फिगर है, और अब मैं इस दफ़ा ये वाला ये लेंथ और ये लेंथ लेता हूँ जिसके मैंने मिड पॉइंट फाइंड किए। अब ये जब भी मैं इन दो को ज्वाइन करूँगा तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये यानी ये वाली लेंथ और ये लेंथ आपस में पैरेलल होंगी, ये पहली कंडीशन। और दूसरी, ये लेंथ इस लेंथ के हाफ होगी, आपने याद रखनी है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, अब आपको समझ आएगा कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। लुक एट द ट्राइंगल ए बी सी इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये उसने आपको फिगर दे दिया, उनके वर्टिसेस भी दे दिए, और उसने आपको बता दिया कि आपने मिड पॉइंट्स किसके लेने हैं। ए और सी का मिड पॉइंट ई है और ए और बी का मिड पॉइंट डी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स डी एंड ई ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आपने मिड पॉइंट लगा के इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डी ई का और बी सी का, यानी डी ई के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और बी सी के ऊपर लगाएंगे। और फिर आपने बताना है ईच फाइंड द हाफ ऑफ डी ऑफ बी सी, यानी ये मेजरमेंट ऑफ बी सी, यानी ये बी सी की मेजरमेंट को लिखने का अंदाज़ा है। जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है बी सी, और ये हम फाइंड लिख रहे हैं, ठीक है। यानी अब आपने ये जो इस केस के अंदर बी सी की लेंथ फाइंड की थी उसका हाफ करना है। तो आप देखेंगे ये और ये हाफ लेंथ बराबर होंगे, या ये जो लेंथ है इस पूरी लेंथ के हाफ होगी, या ये इस हाफ के बराबर होगी, या ये कह लें कि ये पूरी लेंथ इस लेंथ का डबल होगी। और ये हमने पार्ट 4 में बताना होगा। कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई, यानी जो डी ई लेंथ थी, एंड बी सी जो बी सी लेंथ थी, उसके ऊपर आपने कंक्लूजन बताना है। और कंक्लूजन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये लेंथ जो है इस लेंथ के हाफ होगी। ये कंक्लूजन है, ये पार्ट्स है। अब मैं इसको अपने पास ड्रॉ करता हूं और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया, ड्रॉ भी कर दिया, क्वेश्चंस भी सारे कर दिए कि पार्ट 1 के अंदर आपने इसके डी और ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हम सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, ए और सी के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो मेरे पास ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और ए और बी के ऊपर अगर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले आप लिखें सोल्यूशन, ऊपर भी लिखा हुआ है। आप लिखेंगे द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज ई, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, x1 प्लस x2/2, यानी 3 + 4, 3 + 4 इज 7, और 7/2 मेरे पास आ जाएगा
3.5 ये मेरे पास आ गया। इसको आप 7/2 भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या होगा 7 + 0 और फिर 7/2 यानी इसके भी मेरे पास आ जाएंगे 7/2। तो यानी मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.5। अब मैं मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ ए और बी का, और जो के कोऑर्डिनेट्स होंगे डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज डी, और उसको आप सिंपल लिखेंगे 3 + -4 यानी 3 - 4 इज -1/2 यानी -1/2 आप लिख लें। और 7 + 0 यानी 7/2 आ गया। और इसको अगर आप डिजिट्स के अंदर या डेसिमल्स के अंदर देखेंगे तो हो जाएगा -0.5 7/2 इज 3.5। तो ये मेरे पास आ गए मिड पॉइंट्स, और ये मैंने लिख लिए 7/2, 7/2, -1/2 और 7/2। ये यहाँ पे भी आप लिख लें, इसी तरह फ्रैक्शंस के अंदर लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। 7/2 और ये भी होगा 7/2 और ये होगा -1/2 और 7/2। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है DE यानी ये लेंथ और BC ये लेंथ। अब DE फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले ये मेरे पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ। पार्ट 2 DE के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, सिंपल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो D और ये E यानी 7/2 x2 ये बनेगा मेरे पास x2 और ये बनेगा y2 और ये होगा मेरे पास x1 और ये होगा y1। तो सिंपल 7/2 -1/2, तो 7/2 + 1/2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 7/2 -7/2 करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो जब मैं इसका आंसर फाइंड आउट करूँगा तो 7/2 + 1/2, देखिए 7/2 + 1/2, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। तो यानी 4 का स्क्वायर, तो मेरे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 4। ये मेरे पास लेंथ आ गई 4, DE की लेंथ मेरे पास आ गई 4। अब मुझे BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो कि मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना उसके लिए पहले ही फाइंड आउट कर लिया। BC की लेंथ है मेरे पास √, BC के ऊपर जब अप्लाई करूंगा 4 - -4 यानी 4 + 4 का होल स्क्वायर, 4 + 4 इज 8, 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 - 0 यानी 0 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 64, √64 मेरे पास आंसर आएगा। अच्छा, ये मेरे पास पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका। पार्ट 3 में उसने मुझे कहा था कि आप BC की लेंथ को हाफ करके देखें। अब √64 जब मैं करता हूं तो ये मेरे पास आता है 8। अब मैं BC की लेंथ को, जो इसका थर्ड पार्ट था, वो जब मैं इसकी लेंथ को हाफ करके देखता हूं तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, BC / 2 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 8/2 विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, ये मेरे पास पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 4 में उसने मुझे कहा था कि आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं इसको देखते हुए, यानी कि अब आप इससे क्या कंक्लूजन आपने ड्रॉ किए। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो लेंथ होती है इस लेंथ के हमेशा हाफ होगी और पैरेलल भी होगी। पैरेलल का अब उसने यहाँ पे नहीं पूछा हुआ, हाफ ऑफ द लेंथ होगी। और यही कंक्लूजन है कि जैसे मुझे नज़र आ रहा है BC का जब हाफ किया था वो इक्वल टू आया 4। तो मैं जब इसको दोबारा लिखता हूँ सिंपल, BC हाफ इक्वल टू 4, और 4 किसके इक्वल है, DE की लेंथ के ऊपर। तो मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको लिखूंगा BC ऑफ हाफ इक्वल टू 4 की जगह लिख लूंगा DE की लेंथ ऑफ DE। तो ये मेरे पास कंक्लूजन ड्रॉ हो गया कि हाफ ऑफ BC इक्वल टू DE, उस पैरेलल लेंथ जो मिड पॉइंट से कट की गई थी वो उसके हमेशा हाफ होगी। ये मेरे पास कंक्लूजन है। ये आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं और इसी तरह थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यह आपने याद रखना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब है मेरे पास इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मैंने मेंशन किया था, जिसका सोल्यूशन गलत मेंशन है, वो ये क्वेश्चन था। इसका भी सोल्यूशन जो सा गलत मेंशन है एंड के ऊपर, वो देखिए, हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कंपटीशन। और ये हसन और अली के स्टार्टिंग पॉइंट है और उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ ना कुछ। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स
फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उनका फासला जो है वो कितना होगा, सिंपल 6 यूनिट्स है, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस याद रखिएगा 6 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 6 है। अच्छा, अब उसने हमें क्या कहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट। अब वो जो उनकी रेस है वो एक दूसरे की तरफ यानी वो भाग रहे हैं, ठीक है। यानी हसन की डायरेक्शन रनिंग की इस तरफ है और अली की भागने की डायरेक्शन इस तरफ है। ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से दोनों भाग रहे हैं, नहीं, बल्कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट, तो दोनों इस तरह से आपस में एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट सी, और उन्होंने इस टारगेट पॉइंट सी को पहुंचना है आफ्टर कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर यहां तक का फासला और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी उन्होंने इक्वल लेंथ जो सी है ना वो कवर करनी है। इफ हसन, जो हसन है स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, हसन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, एंड अली का स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस एज शोन इन फिगर, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हसन एंड अली एंड द टारगेट पॉइंट सी। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टारगेट पॉइंट सी, सी के मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ये याद रखना है आपने, और हसन और अली के मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी फाइंड आउट करने हैं। चलिए अब ये देखें, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है अपने पास। अब सिंपल हसन की उसने हमें फिगर बना के भी दी हुई है, अली की भी दी हुई है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और मेंशन भी है, अली जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, और उन दोनों के जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स दूर है ओरिजिन से। यानी ये ओरिजिन है 0,0, इससे उसका फासला 6 है, और यहाँ से भी उसका डिस्टेंस जो है वो 6 है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आप ये याद रखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स का कोई पॉइंट होता है, ठीक है, एक्स का कोई पॉइंट होगा, और वाई का जो पॉइंट होगा वो हमेशा 0 होगा, ये आपने याद रखना है। इसी तरह कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर हो तो उसका वाई एक्सिस का पॉइंट होगा कुछ ना कुछ, और एक्स उसका हमेशा 0 होगा, ये आपने बात याद रखनी है। तो इस केस के अंदर उसने अगर हमें बता दिया कि जो डिस्टेंस है वो 6 है, यानी वो 6 यूनिट्स दूर है, तो इसका मतलब हसन के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे वो क्या बनेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया 6 और कॉमा वाई का क्या हो जाएगा 0, तो इसके होंगे 6,0, और जबकि अली के क्या होंगे 0,6। ये याद रखिए, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। यही मेरे पास पहला पार्ट था। मैं लिख देता हूँ दोबारा से इसमें सोल्यूशन, और अली के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मेरे पास आएंगे 0,6, यानी देखें ना वाई की तरफ ऊपर है, और जो हसन के होंगे कोऑर्डिनेट्स वो होंगे मेरे पास 6,0। ये मेरे पास पहले पार्ट का सोल्यूशन है। अब मेरे पास है सेकंड पार्ट जो है वो गलत सोल्यूशन हुआ है उसका। अब देखें, ये इस तरफ को भाग रहा है और ये इस तरफ को भाग रहा है, और कॉमन दरमियान में स्टार्टिंग पॉइंट जो एंड पॉइंट है या टारगेट पॉइंट है वो इसके दरमियान में है, और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये इक्वल डिस्टेंस आपने बात याद रखनी है, यानी ये टारगेट पॉइंट है सी, इस तक पहुंचना है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। अब सिंपल, अब देखें डिस्टेंस इज सेम, तो सिंपल ये मिड पॉइंट बनता है ना, तो यानी इसका सोल्यूशन सिंपल क्या आएगा, आपने लिख देना ये पॉइंट ए है, अगर अली से ए बना दें और हसन से एच बना दें, ठीक है, ये एच हो गया और ये ए हो गया। आप कहेंगे सोल्यूशन पार्ट बी का यानी 2 का आप लिखेंगे एज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एच, यानी ए फॉर अली, एच फॉर हसन, तो ए एच का मिड पॉइंट सिंपल क्या होगा x1 प्लस x2/2, यानी x1 ए फॉर इसको अली को मैंने ए कहा हुआ है, तो ये x1 y1 होगा और ये x2y2, 0 प्लस 6/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 प्लस 0 यानी y1 प्लस y2/2, तो 6 प्लस 0/2, तो इसके मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0 प्लस 6/2 इज 3,3। तो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन है बच्चों वो 3,3 है, ये याद रखें, ये मेरे पास सोल्यूशन है 3,3 इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। अब उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है ना वो मेंशन किया हुआ है
3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2। अगर आप बुक के एंड पे जाके देखें तो वो क्या उन्होंने फाइंड किया हुआ है वो भी मैं आपको मेंशन करता हूँ। अब आप क्या कीजिए कि अब आप डिस्टेंस फार्मूला फर्स्ट करें, अप्लाई करें कि यानी ए और एज के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी ए से लेकर एज तक टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं ए एज के ऊपर, वो मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पे। ये मैं ए के लिख लेता हूं 0,6 और एज यानी हसन के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0 और मैं ए एज फाइंड आउट करता हूं, यानी टोटल उनके दरमियान इनिशियल डिस्टेंस कितना था। वो था मेरे पास, वो कैसे निकलेगा, ए एच यानी x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 6 माइनस 0 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 यानी माइनस 6 का स्क्वायर। अगेन मेरे पास आ जाएगा सेम आंसर दोनों का। अब ये देखें 6 का स्क्वायर इज 36 और माइनस 6 का स्क्वायर भी आ जाएगा 36। तो ये मेरे पास आ जाएगा 36 प्लस 36 अंडर रूट ऑफ 72, यानी ए से लेकर एच तक जो मेरे पास डिस्टेंस है वो बनता है अंडर रूट ऑफ 72। ठीक है, अब हाफ ऑफ द डिस्टेंस दोनों ने कवर किया ना, यानी अंडर रूट ऑफ 72 टोटल डिस्टेंस था यहां से यहां तक। तो ए ने और एच ने, अली और हसन ने हाफ ऑफ द अंडर रूट ऑफ 72 कवर करना है, क्योंकि इसमें ये मेंशन था, मैं फिर से बता रहा हूं जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया था, आफ्टर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस वो टारगेट सी पे पहुंच रहे हैं। तो यानी जब मैं इसको हाफ करूंगा, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास फर्ज करें एच था, तो ये दरमियान में, और ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है अंडर रूट ऑफ 72। ठीक है, तो इसका हाफ कितना होगा वो मैं सिंपल अंडर रूट ऑफ 72 कर लूंगा टारगेट पॉइंट सी का ना। तो यानी एक अली कितना भागा, वो बेसिकली ए अंडर रूट ऑफ एज डिवाइडेड बाय, जब 2 करता हूं यानी अंडर रूट ऑफ 72 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो ये देखिए मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो यानी एक अली जो है सी पॉइंट तक 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 भागा है, और इसी तरह हसन भी सी पॉइंट तक 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 जोन है वो भागा है। ठीक है, तो उन्होंने कोऑर्डिनेट्स की जगह ये दिया हुआ है, ये तो उसका टोटल डिस्टेंस है। जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे इस सी पॉइंट के वो निकलेंगे 3,3। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एंड पे 3 अंडर रूट 2 कैसे आ रहा है, वो तो डिस्टेंस है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ वो डिस्टेंस है एच से लेकर सी तक का। अगेन आपको अंडरस्टूड, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सिंपल स्क्वायर OLMN, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और रेक्टेंगल है ABCD। ये याद रखिएगा, ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल। अब मैं आपको इसको सिंपल ड्रॉ करके एक ही सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके दे देता हूँ। जी ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया, स्क्वायर है OLM और N, और मेरे पास रेक्टेंगल है ABC और D, ये B है। और मुझे इसमें जो कोऑर्डिनेट्स जिस भी वर्टिसेस के या पॉइंट के मिसिंग है वो लिखने हैं, यानी मुझे M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और N के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं, और O के कोऑर्डिनेट्स भी मैं इसको बता दूंगा। अच्छा, अब सिंपल देखिए मेरे पास हिंट क्या है। हिंट है मेरे पास सबसे बड़ा कि ये एक स्क्वायर है। सिंपल ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ये सारी साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ठीक है, अगर मेरे पास ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है तो ये लेंथ भी तो इस लेंथ के इक्वल होगी। तो यहां से उसने मुझे बता दिया कि ये पॉइंट था L, जो कि x एक्सिस के ऊपर है। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया है कि x एक्सिस के ऊपर जब भी आपका पॉइंट होगा उसकी x की कोई वैल्यू होगी, जबकि y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। ये याद रखना है। और जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा, यानी ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, इसका जो x है वो 0 होगा और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये चूंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर थे। अब ये लेंथ अगर बराबर है तो और ये y एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब इसका तो x 0 है। यानी अगर मैं ये n को यहाँ पे ड्रॉ करूं और मेरे पास, इसका मतलब ये हुआ कि n का x जो है वो तो 0 है। अब लेंथ चूंकि बराबर है तो इसका मतलब इसकी लेंथ भी तो 3 ही होगी ना। जब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके ऑब्वियसली फिर 3 निकलेगा, तो यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,3। अब m के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। आप सिंपल देखें, जो m है वो बिल्कुल l के ऊपर पड़ा हुआ है। जब m को आप इस तरह फॉल करवाते हैं तो वो उसको x नजर आ रहा है कितना, 3।
तो यानी m का जो x कोऑर्डिनेट है वो आप यहाँ से देख लेंगे 3 आ जाएगा, और m का y कोऑर्डिनेट जब आप इसको परपेंडिकुलर इधर फॉल करवाएंगे तो ये n के ऊपर ही गिर रहा है, और n का जो y है वो 3 है, तो इसका मतलब m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3,3। ये हो गया मेरे पास 7 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड जो पार्ट है वो एक रेक्टेंगल है, यानी जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब उसमें हमें उसने कहा हुआ है कि आपने C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, D के भी मेंशन है, B के भी मेंशन है, A और C के नहीं मेंशन। अब A चूंकि उसने हमें ड्रॉ करके दिया हुआ है कि वो ओरिजिन के ऊपर है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। इसी तरह इसके भी आप लिख सकते हैं 0,0, और C के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल इसी तरह C को फॉल करवाएं x के कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फॉल करवाएंगे x एक्सिस के ऊपर, तो यानी इसका आ जाएगा -4, और जब इसी C को परपेंडिकुलर फॉल करवाएंगे y एक्सिस के ऊपर तो आपको y का इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो कि है जी 2, तो यानी -4,2 जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास C के। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कंप्लीट हुआ। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और आपको इस एक्सरसाइज के ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।